Dear students, today we should consider use of well. वेल का प्रयोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे आप समझेंगे। अब देखिए, लेट अस सी इन द फर्स्ट एग्जांपल, यू हैव डन वेल। आपने किया यानी अच्छा किया है। अब आपने अच्छा किया है, वर्ब डन को मॉडिफाई कर रहा है। तो एज वी have already discussed many times about parts of speech. You know, parts of speech, the same word is used in different parts of speech. Words का रोल अलग अलग सेंटेंस के फॉर्मेशन में। तो यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब होगा। और इसका अर्थ मैं बताना चाहूंगा हिंदी में। तुमने किया, उसका परिणाम वेल हुआ, यानी परिणाम रूप से भाव आया, परिणाम का यानी परिणाम स्वरूप अच्छा काम हुआ। अब आइए, लेट अस सी द सेकंड सेंटेंस, ही इज क्वाइट वेल। वो पूर्णतया ठीक है, कंप्लीटली वेल है। तो यहां पर वेल जो है वो जो कार्य किया है उसकी बात नहीं कर रहा, यहां व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि वह बिल्कुल ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई कैसा व्यक्ति है, बोले ठीक है, तो वहां पर जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में देखा कि जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई क्वालिफाई करने की बात आती है तो वहां पर उसको एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि भाव क्या है, वह पूर्णतया ठीक है। वो कैसा है, बोले पूर्णतया ठीक, व्यक्ति के बारे में। व्हाट वेल वन थिंग एंड व्हाट वेल अनदर, इसका अर्थ तेरा संबंध। यहां पर वेल का अर्थ है कुछ, और आप देख रहे हैं कि ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। व्हाट वेल वन थिंग एंड व्हाट वेल अनदर, क्या कुछ अच्छा, वन थिंग यानी एक बात, यानी क्या एक बात कुछ अच्छी, ये भावी जो कुछ वन थिंग है, एंड व्हाट या जो कुछ अनदर थिंग है, जो एक बात और जो कुछ दूसरी बात, ना इसमें ना उसमें। आई हैव लॉस्ट ऑल माई पेशेंस, अब मैंने अपना संपूर्ण धैर्य खो दिया है। बात यह है, भाव यह है इस बात का कि यहां पर वेल का प्रयोग जो आप देख रहे हैं वन थिंग से पहले, और यहाँ अनदर थिंग, थिंग नहीं है तब भी उसका भाव यह है। तो ये भाव वस्तुतः एडवर्ब की स्थिति में आ गया, क्योंकि एक विषय और दूसरा विषय, यहां पर दोनों तथ्यों को लाया गया कि क्या ये कहें क्या वो कहें। तो जो व्हाट वेल वन थिंग, एक विषय में जो कुछ, वैसे दूसरे विषय में एंड व्हाट वेल अनदर, यानी दोनों में एक जैसा। यानी एक पक्ष को के बारे में हम जो कुछ कहें वह, या दूसरे पक्ष में कहें, निश्चित रूप से सभी पक्षों में मेरा धैर्य टूट गया, ये बात आ रही। तो यहां पर ये कुछ हिंदी में आया अर्थ इसका, और ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। अब आइए एक कोई और नया शब्द लें। जैसे हम लोग एक नया शब्द लेते हैं टिल। यूज ऑफ टिल देखिए, जो टिल का प्रयोग है, कहां पर कंजंक्शन है, कहां पर टिल जो है वर्ब है, और कहां पर टिल जो है वो आपका प्रीपोजिशन है। तो देखिए जरा, आई लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल, पहले हम देखेंगे और यहां पे लिख लीजिए टिल का प्रयोग। सबसे पहले सेंटेंस नोट कर लें आप लोग, जैसे लिख लीजिए यू मस्ट वेट हियर, यू मस्ट वेट हियर टिल
5 o'clock, till 5 o'clock। दूसरा सेंटेंस देखें और टिल को अंडरलाइन करें। दूसरा सेंटेंस लिख लें, यू मस्ट वेट हियर till I come back या till I return। ये सेंटेंस देखिए, यहां भी टिल को अंडरलाइन करें। तीसरा सेंटेंस देखिए आप लोग, जैसे हम कहें कि ही टेल्स या द फार्मर टिल्स द फील्ड, टिल्स हिज फील्ड। अब यहां पर तीनों में ध्यान से देखें। अब पहला यू नोट कर लिया आप लोग ने। अब देखिए, यू मस्ट हियर टिल, अब यहां पर टिल 5 o'clock समय दिया, उसके पहले आया, समय से संबंध हुआ तो प्रेप हो गया अपनी पोजीशन। और यहां पर वाक्य दो में कनेक्ट कर रहा है। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी फाइंड टिल इज यूज्ड बिफोर वेल मेंशन्ड टाइम। ये 5 बजे वेल मेंशन्ड टाइम है, उसके पहले आया, संबंध बताया तो टिल आया, यानी 5 बजे तक। और वही प्रीपोजिशन में, लेकिन इसमें भी तक आया, लेकिन भाव बदल गया। नोट करने, भाव ये आ गया कि जब तक की, तक को थोड़ा सा और देखेंगे तो आ जाएगा जब तक की, यानी कि तुम्हें यहां इंतजार करना चाहिए जब तक कि मैं न लौटूं, यानी मेरे लौटने तक। एक शर्त रख दी गई, जब तक लौटने तक इंतजार करें। और द फार्मर टिल्स, और ये जो है टिल्स जोतने के अर्थ में आया, जुताई करने के अर्थ में, इसलिए ये वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। क्योंकि सीधा सीधा खेत जोतता है इस अर्थ में आया, तो यहां पर क्या हो गया? ये खेत जोतने के अर्थ में हो गया। अब आइए एक और प्रयोग देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण। द सेम वर्ड इज यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे देन का प्रयोग, आइए देखते हैं देन का प्रयोग। वैसे आप जानते हैं कि देन एडवर्ब है सामान्यता, यूजुअली देन एडवर्ब में आता है, नाउ है, देन है। लेकिन सेंटेंस के फॉर्मेशन के हिसाब से देखें और उसके हिसाब से सुनिश्चित करें कि देन यहां पर किस भूमिका में। जैसे आई हैव नॉट met you since then। अब जरा देखिए यहां पे आया, अभी पहले सेंटेंस देख लीजिए और अंडरलाइन करते जाइए। दूसरा सेंटेंस लिखिए, आई द देन प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट। द देन प्रिंसिपल was present। इसमें भी देन को। अब तीसरा वाक्य लिखिए, जैसे हम कहते हैं कि she writes a letter to me now and then। now and then। अब आप 3 सेंटेंस में देखिए और हिंदी में समझ। ग्रामर का मूल मंत्र है दिए गए वाक्य का हिंदी में अनुवाद।
अब जैसे पहला आपने देखा, आई हैव नॉट मेट यू सिंस देन, तो उस वक्त से, उस समय से, ऐसा भाव आया, यानी उस समय से तुमसे मैं नहीं मिला हूं। अब उस समय में कोई समय, अब उस समय के बाद कोई भी शब्द नहीं आया, लेकिन समय का भाव आ गया। तो ये हमने कई भी बताया था कि समय छिप गया, तो यहां पर ये नाउन हो गया। और दा दिन का मतलब होता है उस समय तक, इसका अर्थ हो गया उस समय तक। तो द देन प्रिंसिपल, यानी उस समय तक प्रिंसिपल साहब मौजूद थे। कोई भी सेंटेंस हो, द देन का मतलब उस समय तक। तो ये किस रूप में आ गया? जब हम कहते हैं उस समय तक, तो ध्यान लीजिए यहां पर प्रिंसिपल शब्द आ गया नाउन, और द देन तो प्रिंसिपल को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। और शी राइट्स अ लेटर टू मी नाउ एंड देन। अब ये तो देन बिल्कुल समय की बात कर रहा है। वो मुझे खत लिखती है यदा कदा। इसमें यदा कदा क्या भाव आया? यदा कदा, यानी नाउ एंड देन मतलब जब कभी, केवल समय का। तो यहां पर ये अगर नाउ से जोड़ोगे तो यदा कदा, यानी यह भी जो बात कर रहा है वो तब के अर्थ में आ रहा है। तो जैसे आपको बताया कि देन वास्तव में एडवर्ब के प्रयोग में आता है, जैसे आई हैव डन इट देन, मैंने ये काम तब किया, तो वहां भी एडवर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाक्य को बनाने में आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अब जैसे मान लो एक शब्द हमने दिया, छोटा सा शब्द ले लो कि वॉच शब्द है। अब वॉच का प्रयोग आपने पहले भी देखा। वॉच माने सामान्यतः घड़ी होता है, लेकिन वॉच माने देखना भी होता है, और वॉच माने सावधान भी रहता है। तो अगर हम कहें नाउन के रूप में, तो आप कहोगे कि आई बॉट अ न्यू वॉच। यहां पर ये सिंपल प्रयोग हो गया, क्योंकि ये नाउन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत माथापच्ची नहीं करना। क्या खरीदा? घड़ी खरीदा। दूसरा वाक्य लिख लीजिए कि जैसे हमने कहा आई नीड अ वॉच डॉग। अब यहां पर वॉच डॉग, यहां पर वॉच घड़ी के रूप में आया, यहां पर वॉच आ गया कि जो खोजी कुत्ता हो, जो सीआईडी कुत्ता हो, जो खोजने वाला कुत्ता हो, तो वॉच डॉग में इसका खोजी हो गया। और ये एडजेक्टिव कैसा कुत्ता? खोजी कुत्ता। और बाकी वॉच आप जानते हैं क्रिया के रूप में कि आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। तो यहां सबको आपको पता है कि वॉच देखने के अर्थ में आया, अर्थात वर्ब के रूप में आया। तो इस प्रकार से वॉच यहां पर नाउन के रूप में, यहां पर एडजेक्टिव कैसे हो गया? क्योंकि नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई कर रहा। कैसा कुत्ता? बोले खोजी कुत्ता। और इस वाक्य में टीवी क्या देख रहा हूं? टीवी देखने का कार्य, तो स्पष्ट है कि वर्ब होगा। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने कहा कि एक शब्द और ले लो, टर्न शब्द ले लो। इसी में देखो टर्न, टर्न के प्रयोग में सेंटेंस लिखें आप लोग। प्लीज कम एज योर टर्न कम्स। जब आपकी बारी आए तब आइए। तो यहां टर्न बारी के अर्थ में,
तो यहाँ पर टर्न जाहिर है कि आप कुछ ना करें तो बता देंगे कि बारी नाउन के रूप में आया। किस रूप में आया? आपका चांस आया, आपका नंबर आया, तो टर्न शब्द यहाँ पर बारी। एक सेंटेंस और लिखें, जैसे हम कह दें कि ही टर्न आउट, और ध्यान दें जितने भी टर्न के साथ प्रीपोजिशन लगेंगे वो सब फ्रेजल वर्ब बनेंगे। तो ही टर्न आउट, अब इसका मतलब उसने बाहर निकाल दिया। क्या? टर्न आउट, ही टर्न आउट द बॉय आउट ऑफ द रूम या आउट ऑफ द क्लास। अब इस वाक्य में जो ये शब्द आ रहा है टर्न, तो इसमें एक सिंपल चीज ये है कि कोई भी वर्ब के आगे अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो ये टर्न आउट क्या हो गया? अब पूरा लिया नहीं तो खाली इतने को लेंगे तो हम कहेंगे वर्ब, बाहर निकालना। तो यहाँ टर्न नाउन बारी के रूप में, और यहाँ टर्न कर दिया मतलब उसको निकाल दिया। निकाल देने के अर्थ में, निकालने के अर्थ में आया, अर्थात ये वर्ब की भूमिका में है। इस प्रकार से छोटे छोटे शब्दों का बहुत प्रयोग होता है और उसमें जो आप परफॉर्म करते हैं उसमें इतने शब्द होते हैं कि पूछे नहीं। थैंक यू वेरी मच। इसका अभ्यास जारी रखें।